बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम आइसोमेरिज़म के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। तो बेसिकली आइसोमेरिज़म का फार्मूला आप फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर क्लासेस में भी केमिस्ट्री के अंदर पढ़ चुके हैं, जिसमें आपने ये बात की थी कि अगर हमारे पास ख़ास तौर पर हम बात करते हैं इसको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर ऑलमोस्ट चैप्टर मेरा ख़्याल है ये चैप्टर नंबर 8 होगा या 7 होगा या 9 होगा। इन तीनों चैप्टरों के अंदर आपने आइसोमेरिज़म के बारे में पढ़ा था। अब आइसोमेरिज़म में आपने ये चीज़ पढ़ी थी कि अगर आपके पास एक नॉर्मल चेन है, यानी कि अगर स्ट्रेट चेन है, तो स्ट्रेट चेन के बाद उसकी मुख्तलिफ आगे टाइप्स बन जाते हैं, यानी कि स्ट्रेट चेन के अंदर जितने भी कंपाउंड मौजूद थे तो उन्होंने अपने आप को अरेंज करना था। अब अरेंज करने के मुख्तलिफ उनके पास तरीके थे, वहाँ पर तरीक़ेकार थे आपके पास जिससे आप उनको अरेंज करते थे। फॉर एग्ज़ाम्पल के अगर हमारे पास एक चेन थी, फॉर एग्ज़ाम्पल 4 या 5 कार्बन्स की एक चेन थी, तो उसके अंदर आपने ये कहा था कि हम इस चेन को फॉर एग्ज़ाम्पल ऊपर की तरफ हम 3 कर लेते हैं, नीचे हम यहाँ पर 2 कार्बन ड्रा कर लेते हैं, या फिर इसी कार्बन को हम यहाँ पर लिख देते हैं, या फिर इसी कार्बन को हम यहाँ पे लिख देते। तो ये मुख्तलिफ इसके तरीक़ाकार थे कार्बन चेन को अरेंज करने के। हालांकि इसमें नंबर ऑफ़ कार्बन्स, यानी कि अगर ये पेंटेन है 5 कार्बन वाली है, तो इसकी स्ट्रेट चेन के अंदर 5 कार्बन के एटम्स मौजूद हैं। तो अगर आप इसके मुख्तलिफ स्ट्रक्चर्स भी बना दें तो इसके 5 कार्बन ही रहने, यानी कि कार्बन्स की क्वांटिटी सेम थी। तो ऐसे फिनोमेना को हमने उधर आइसोमेरिज़म का नाम दिया था। अब यहाँ पर भी हमने यही आइसोमेरिज़म की बात करनी है, लेकिन यहाँ पर थोड़ी सी कंडीशन अलग होगी। यहाँ पर हमारे पास एटॉमिक मास भी सेम होगा और एटॉमिक नंबर भी सेम होगा, यानी कि किसी भी किस्म का किसी भी एलिमेंट के एटम्स के ऊपर डिफरेंस नहीं होगा, जस्ट न्यूक्लियॉन्स की अरेंजमेंट की डिफरेंस होगी। अब अगर तो हमारे पास एटम हैं जिनका मास नंबर भी सेम है, यानी कि ए क्वांटिटी भी सेम है, इसके अलावा यहाँ पर जी वो भी सेम है, लेकिन इसकी कन्फिग्रेशन में थोड़ा सा डिफरेंट है। कन्फिग्रेशन के अंदर अगर तो डिफरेंट है तो ऐसे फिनोमेना को हम बोलेंगे न्यूक्लियर आइसोमेरिज़म का नाम देते हैं। तो यहाँ पर हम डेफिनेशन भी पढ़ते हैं कि न्यूक्लियर आइसोमेरिज़म आर द एटम विच आर सेम इन मास नंबर एंड सेम इन एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट स्टेट्स ऑफ एक्साइटेशन इन एन एटॉमिक न्यूक्लियस। न्यूक्लियस के अंदर जितने भी न्यूक्लियॉन्स हैं उनकी स्टेट्स डिफरेंट हैं। अगर स्टेट्स ये डिफरेंट हैं तो फिर हम कहते हैं कि यहाँ पर न्यूक्लियर आइसोमेरिज़म का फार्मूला फिनोमेना मौजूद है। ऐसे फिनोमेना को हम ऐसे न्यूक्लियस को आइसोमर न्यूक्लियस का नाम देते हैं, फिनोमेना को न्यूक्लियर आइसोमेरिज़म का नाम दे देते हैं। तो यहाँ पर 4 चीज़ें हम पढ़ेंगे। एक तो स्टेबिलिटी देखेंगे, एक्साइटेशन स्टेट देखेंगे, इसके अलावा यहाँ पर हम मेटास्टेबल स्टेट की बात भी करेंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल कि मैं बात करता हूँ कि मेरे पास यहाँ पर कुछ स्टेट्स हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल एक स्टेट ये है, एक स्टेट ये है, एक स्टेट ये टोटल 4 स्टेट्स हैं। यहाँ पर न्यूक्लियॉन्स की एनर्जी E1 है, यहाँ पर E2 है, और इसी तरह यहाँ पर E3 है और यहाँ पर E4 है। अब ज़ाहिर है कि अगर ग्राउंड स्टेट की बात करें तो ग्राउंड स्टेट यही है कि यहाँ पर जो न्यूक्लियॉन्स है इन्फिनिट टाइम तक स्टे कर सकते, लेकिन जैसे इनको एनर्जी मिलती है ये फिर इस स्टेट पे भी जा सकते हैं, इस स्टेट पे भी जा सकते हैं, इस स्टेट पे भी जा सकते हैं। इन स्टेट्स का टाइम मुख्तलिफ है। जब न्यूक्लियॉन्स वापस अपनी इनिशियल स्टेट की तरफ आएंगे और या उनको अपर स्टेट की तरफ भेजने के लिए जितनी एनर्जी रिक्वायर्ड होगी वो एनर्जी इन दोनों स्टेट्स के एनर्जी डिफरेंस के इक्वल होगी। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं बात करता हूँ कि न्यूक्लियॉन्स को हम ग्राउंड स्टेट से E4 स्टेट तक भेजना चाहते हैं, तो यहाँ पर अगर भेजना चाहते हैं तो इनके लिए जितनी एनर्जी रिक्वायर्ड होगी देन इट विल बी इक्वल टू द डिफरेंस ऑफ दीज 2 स्टेट्स एनर्जी। इन दोनों स्टेट्स की एनर्जी के इक्वल होगी। या फिर हम ये भी बात कर सकते हैं कि हम चाहते हैं कि न्यूक्लियॉन्स E1 स्टेट से E2 स्टेट की तरफ चले जाएं, तो फिर यहाँ पर एनर्जी जितनी उनको रिक्वायर्ड होगी वो भी इन दोनों एनर्जी के डिफरेंस के इक्वल होगी। तो ये हमारे पास कुछ स्टेट्स हैं जिसमें न्यूक्लियॉन्स ऊपर की तरफ जाएंगे, फिर नीचे की तरफ आएंगे, और इनका अपना एक ख़ास टाइम पीरियड होगा जो कि इन्होंने इन स्टेट्स के ऊपर गुजारना है। अब ये वाली जो चीज़ मैंने ड्रा की है एनर्जी स्टेट्स के बारे में, इसी तरह
एटॉमिक फिज़िक्स के अंदर यानी कि एटम्स के अंदर भी ये स्टेट्स हैं, न्यूक्लियस के अंदर भी स्टेट्स हैं न्यूक्लियंस के लिए, लेकिन बाहर हैं वो इलेक्ट्रॉन्स की स्टेट्स आ जाती हैं कि एटम्स जब एक्साइटेशन में जाएंगे, डी एक्साइटेशन में जाएंगे, इलेक्ट्रॉन कहाँ पे अवेलेबल होगा, इलेक्ट्रॉन किन किन स्टेट्स में होंगे, कितने कितने स्टेट्स होंगे। तो ये हमें मुख्तलिफ़ किस्म के रूल्स बताते हैं, मुख्तलिफ़ किस्म के रूल्स बताते हैं जिनको हम सेक्शन रूल्स का नाम देते हैं। सेक्शन रूल्स फॉर द कन्फिग्रेशंस ऑफ द एटम इलेक्ट्रॉन्स के लिए था। इसी तरह इसके ऊपर भी कुछ ना कुछ सेक्शंस रूल्स हैं। अगर तो सेक्शन रूल्स एप्लीकेबल हैं देन ओके, अगर एप्लीकेबल नहीं हैं तो हमें किसी भी चीज़ को अप्रॉक्सीमेट करने के लिए उनकी ज़रूरत पड़ती है इन रूल्स की, तो हम उनके अगेंस्ट वर्क भी कर लेते हैं। अगर तो हम अगेंस्ट वर्क करेंगे तो उस वक़्त हम जो बात करते हैं उसको हम बोलते हैं फॉरबिडन ट्रांजिशन। अगर रूल्स के ख़िलाफ़ ट्रांजिशन हो रही हो तो उसको हम फॉरबिडन ट्रांजिशन का नाम दे देते हैं। तो इसके अलावा अब हम आगे चलते हैं कि आगे हमें क्या क्या चीज़ें बयान की गई हैं कि द एक्साइटेड स्टेट न्यूक्लियस ऑक्यूपाई हाई एनर्जी स्टेट्स ऑर्बिट मोस्ट ऑफ द टाइम, द एक्साइटेड न्यूक्लियस रिटर्न इमीडिएटली टू द ग्राउंड स्टेट। वही बात जो मैंने पहले आपके साथ शेयर की है कि यहाँ पर इन्होंने अपना टाइम गुजारना है न्यूक्लियॉन्स ने, फिर इन्होंने वापसी का रास्ता लेना है। E3 स्टेट पे आ सकते हैं, E2 स्टेट की तरफ आ सकते हैं, E1 स्टेट की। तो ये कंडीशंस के ऊपर डिपेंड करता है कि किस स्टेट की तरफ इन्होंने मूव करना है और इनका अपना एक ख़ास टाइम पीरियड। अब यहाँ पर कुछ स्टेट्स बनती हैं। मैंने जिक्र किया है कि एक तो हम ग्राउंड स्टेट की बात करते हैं, दूसरा हम एक्साइटेड स्टेट की बात करते हैं। इसके अलावा थर्ड स्टेट भी यहाँ पर अवेलेबल होगी, दैट विल बी मेटास्टेबल स्टेट। अब मेटास्टेबल स्टेट कौन सी स्टेट है उसकी हम बात करते हैं कि यहाँ पर हमारे पास अगर तो एक्साइटेशन की हम बात करते हैं कि द एक्साइटेड स्टेट हैविंग हाफ लाइफ लॉन्गर दैन द 100 to 1000 टाइम्स दैट ऑफ द नॉर्मल स्टेट्स। अगर हमारे पास कोई ऐसी स्टेट है जिसकी एक्साइटेड स्टेट की हाफ लाइफ कितनी है नॉर्मल स्टेट की हाफ लाइफ के 100 to 1000 टाइम्स से ज़्यादा हो, ये इनके बीच बीच में हो, तो फिर उस स्टेबल स्टेट को हम नाम देते हैं मेटास्टेबल स्टेट। क्या नाम देते हैं? मेटास्टेबल स्टेट। अब देखिए कि हाफ़ लाइफ ऑफ एन एक्साइटेड स्टेट वो यूजुअली मुख्तलिफ होगी। फॉर एग्जांपल कि अगर हम बात करते हैं एक्साइटेड स्टेट की तो वहाँ पर फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट है, सेकंड एक्साइटेड स्टेट है, थर्ड एक्साइटेड स्टेट, फोर्थ एंड सो ऑन, ये इसी तरह चलता रहा। एक स्टेट की हमारे पास एनर्जी कितनी है 10⁻12 सेकेंड। इसके अलावा हमारे पास मेटास्टेबल स्टेट की हाफ लाइफ कितनी होगी 10⁻9 सेकंड तक मेटास्टेबल स्टेट की हाफ लाइफ हो सकती है। अब पहले हम बात करते थे सेकंड्स में कि लेज़र फिज़िक्स के अंदर भी ये चीज़ें आपने डिस्कस की होंगी। मॉडर्न फिज़िक्स में जब आपने पढ़ा था लेज़र के बारे में तो वहाँ पर आपने डिफरेंट स्टेट्स ड्रा की थी। फॉर एग्जांपल कि ये बेसिकली मॉडल लेज़र फिज़िक्स के ही है कि किस तरह एटम्स आपस में एक दूसरे के साथ एक्साइटेड स्टेट एंड ग्राउंड स्टेट में जाते हैं। अगर हमारे पास फॉर एग्जांपल 3 स्टेट हैं E1, E2 और E3 और E2 E3 स्टेट है। अब यहाँ से जब भी एटम्स ऊपर की तरफ जाए न्यूक्लियॉन्स या एटम्स इलेक्ट्रॉन्स वगैरह ऊपर की तरफ जाएंगे तो यहाँ पर इन्होंने अपना एक ख़ास टाइम स्पेंड करना है। टाइम स्पेंड करने के बाद इन्होंने इस स्टेट के ऊपर आना, फॉर एग्जांपल कि यहाँ पर ये 10⁻⁻8 सेकंड तक टाइम स्पेंड करते हैं। लेकिन जब ये दरमियान वाली स्टेट पे आते हैं जो कि मेटास्टेबल स्टेट कहलाती है, यहाँ पर 10⁻³ सेकंड तक इनका टाइम हो जाएगा। और फिर इसी तरह ग्राउंड स्टेट के ऊपर तो इन्फिनिट टाइम तक एटम इलेक्ट्रॉन्स स्टे कर सकते हैं। तो इस तरह हर स्टेट का अपना एक अलग डिफरेंट टाइम स्टैंडर्ड होता है। जिस तरह कि अगर हम हाफ़ लाइफ की बात कर रहे हैं कि हाफ़ लाइफ के अंदर जो एक्साइटेड स्टेट है उसकी हाफ़ लाइफ कितनी 10⁻12 सेकंड, जब कि हमारे पास दूसरी स्टेट जिसको हमने मेटास्टेबल स्टेट का नाम दिया उसकी उसका जो टाइम पीरियड है वो ऑलमोस्ट 10⁻⁻9 सेकंड हाफ लाइफ के लिए इसका टाइम पीरियड आ गया। इसके अलावा मेटास्टेबल स्टेट इज़ फॉर्म्ड बिकॉज अ लार्ज न्यूक्लियर स्पिन इज़ नीडेड इन ऑर्डर टू देम टू रिटर्न टू द ग्राउंड स्टेट। क्यों? क्योंकि न्यूक्लियर स्पिन के अंदर चेंजेस आ जाती हैं कि जब चेंजेस आएंगी तो फ़ौरन इमीडिएटली बहुत ही कम
टाइम के अंदर अंदर एक्साइटेड स्टेट से न्यूक्लियॉन्स वापस अपनी ग्राउंड स्टेट के अंदर पहुंच जाते हैं। इसके बाद एक और टर्म है जिसका मैंने पहले भी जिक्र किया था कि हाई स्पिन चार्ज मेक द डिके फॉरबिडन ट्रांजिशन। व्हाट इज़ द फॉरबिडन ट्रांजिशन? अब हमने ये जाना है। मैंने ये बात की है कि ट्रांजिशन के कुछ रूल्स होते हैं। अगर हम एटॉमिक ट्रांजिशन की बात करते हैं तो एटॉमिक ट्रांजिशन में हम ये बात करते हैं कि मुख्तलिफ़ किस्म के शेल्स हैं जिनमें इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व करें। अब एक्साइटेशन और डी एक्साइटेशन के दौरान इलेक्ट्रॉन्स ने एक जगह से दूसरी जगह का सफ़र करना, एक शेल से दूसरे शेल की तरफ, एक ऑर्बिट से दूसरे ऑर्बिट की तरफ जाना है। अब ज़ाहिर उसने वापस भी आना है, यानी कि एक वक्त में एक्साइटेशन हुई और फिर डी एक्साइटेशन हुई। एक्साइटेशन से मुराद है कि ग्राउंड स्टेट से एक्साइटेड स्टेट की तरफ इलेक्ट्रॉन चले जाते हैं। लेकिन जब हम बात करते हैं कि एक्साइटेड स्टेट से डाउन की तरफ, तो फिर दोनों का आपस में ये सिस्टम चलता रहता है कि एक्साइटेशन से डी एक्साइटेशन, एक्साइटेशन डी एक्साइटेशन से एक्साइटेशन स्टेट की तरफ। अब ये तो थी रूल्स के मुताबिक, कुछ रूल्स हैं जिनके तहत ये सारी मूवमेंट हो रही है। लेकिन सॉरी, इसको हम नाम देते हैं सेक्शन रूल्स का। अब सेक्शन रूल समटाइम तो फॉलो कर लिए जाते हैं, लेकिन समटाइम ऐसा भी होता है कि इन रूल्स को फॉलो नहीं किया जाता। जब इन रूल्स को फॉलो नहीं किया जाता तो हम अप्रॉक्सीमेटली बात कर देते हैं। अप्रॉक्सीमेटली बात करने से मुराद यही है कि हम कह देते हैं कि अप्रॉक्सीमेटली ये पॉसिबल है। तो फॉरबिडन गैप इट इज़ अ स्पेक्ट्रल लाइंस। Forbidden transition basically it is spectral lines with absorption or emission of the photon by atomic nuclei, atom or molecule which undergoes to transition. Listen again. Forbidden transition it is the spectral lines associated with the absorption or emission of the photon. Absorption and emission. When absorption will be, अब्जॉर्प्शन कब होगी? अब्जॉर्प्शन उस वक्त होगी कि जब इलेक्ट्रॉन्स ने एनर्जी लेकर अपनी ग्राउंड स्टेट को छोड़कर एक्साइटेड स्टेट में जाना है, देन एनर्जी विल बी अब्जॉर्ब। लेकिन जब वो एक्साइटेड स्टेट से डाउन स्टेट की तरफ आएगा तो उस वक्त एनर्जी का क्या होना है? एनर्जी एमिट होनी है फोटॉन्स की सूरत में। तो इस तरह ये वाला प्रोसेस एटॉमिक न्यूक्लियस के अंदर भी पाया जाता है, एटम्स के अंदर भी पाया जाता है। अब विच अंडरगोज अ ट्रांजिशन विच इज़ नॉट अलाउड बाय द पार्टिकुलर सेक्शन रूल। तो सेक्शन रूल्स के तहत ये सारी की सारी मूवमेंट हो रही है। लेकिन समटाइम ऐसे भी होता है कि कुछ प्रोसेस होते ही नहीं हैं, तो उन प्रोसेस को करवाने के लिए फिर हम अप्रॉक्सीमेशन कोई ना कोई फर्जी बात करते हैं। फॉर एग्जांपल कि अगर हम इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट की बात करें तो उसके अंदर हमने इंट्रैक्शन ऑफ द लाइट के बारे में पढ़ा था। अब फिजिकली अगर बात करें तो ये तो पॉसिबल ही नहीं है, लेकिन अगर हम क्वाड्रोपोल मूवमेंट के अंदर ही रहकर ये बात करते हैं तो उसके अंदर ये चीज़ पॉसिबल हो जाती है। तो ये कुछ फिज़िकल एग्जांपल्स हैं जिसका हमने ज़िक्र किया। और इस दौरान जो हमारे पास ये मेटास्टेबल स्टेट के अंदर इलेक्ट्रॉन्स का न्यूक्लियॉन्स का वापस एक स्टेट से दूसरी तरफ स्टेट पर आने के लिए अमल दखल है, उनमें चंद एक चीज़ें हैं। फॉर एग्जांपल के हाई स्पिन, उसमें ज़रूर चेंज लाती है, मेक अ डिके फॉरबिडन ट्रांजिशन जिसकी हमने अभी डिस्कशन की। इसके अलावा डिके हाफ लाइफ इज़ आल्सो अफेक्टेड बाय नाउ मच डिके एनर्जी के ऊपर भी इसकी डिपेंडेंस होगी। तो मोस्ट न्यूक्लियर आइसोमर्स जो हैं वो रिटर्न टू द ग्राउंड स्टेट बाय गैमा रेज। तो गैमा रेज अमिट करते हुए भी ये अपनी ग्राउंड स्टेट के ऊपर आ जाते हैं। जिस तरह के हमने बीटा डिके में बात की थी कि न्यूक्लियॉन्स एक्साइटेड स्टेट में होते हैं जब इनकी एनर्जी ज़्यादा होती। फॉर एग्जांपल कि अगर हमने वहाँ पे शायद बोरॉन की एग्जांपल ली थी बीटा डिके में, उस वक्त हमने कहा था कि एक तरफ न्यूट्रॉन्स की तादाद कितनी है? 5 है, यानी कि उसका एक पेयर नहीं बना हुआ। इसके अलावा दूसरी तरफ अगर हम बात करते हैं तो प्रोटॉन्स की तादाद कितनी है? 7 है। तो 7 में से अगर एक प्रोटॉन न्यूट्रॉन में कन्वर्ट हो जाता है तो दोनों के पास प्रोटॉन की तादाद भी सेम हो जाती है और इसके अलावा न्यूट्रॉन्स दोनों की तादाद सेम हो जाती है। अब किसी भी न्यूक्लियस की अगर हम बात करें कि वो बहुत ज़्यादा स्टेबल है तो उसके अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन्स की तादाद दोनों अगर नियरली इक्वल है, यानी कि 50%, 50 to 55% या 60% है, तो फिर पॉसिबिलिटी है कि वो स्टेबल कंडीशन में। लेकिन अगर इन दोनों के दरमियान में रेशो बहुत ज़्यादा है, यानी कि दोनों का डिफरेंस बहुत ज़्यादा है, तो फिर वो न्यूक्लियस अनस्टेबल होता है।
तो इस तरह हमारे पास जो जब भी ये अपनी एक स्टेट को छोड़कर दूसरी स्टेट की तरफ जाते हैं तो गैमा रेज मिट होती हैं। सो सम टाइम ये गैमा रेज फ्रॉम द मेटास्टेबल स्टेट इज़ नेम्ड आइसोमेरिक ट्रांजिशन, तो इसको हम सम टाइम आइसोमेरिक ट्रांजिशन का नाम भी दे देते हैं। और लेकिन ये क्या है कि ये बहुत ही ज़्यादा शॉर्ट रेंज होती है, इनकी इतनी ज़्यादा रेंज नहीं होती। अब हम जिक्र करते हैं कि मेटास्टेबल एंड ग्राउंड स्टेट नोटेशंस। अगर तो हम कोई ना कोई नोटेशंस यूज़ कर रहे हैं फॉर ग्राउंड स्टेट के लिए, या फिर हम मेटास्टेबल स्टेट के लिए, या फिर हम बात कर लेते हैं एक्साइटेड स्टेट के लिए, अगर तो नोटेशन यूज़ करें तो फिर उसके लिए ज़ाहिर है जी के लिए, ग्राउंड स्टेट के लिए हम जी ही यूज़ करेंगे। अगर हम मेटास्टेबल स्टेट की बात करें तो मेटास्टेबल स्टेट के लिए हम एम यूज़ करेंगे। उसकी कुछ एग्जांपल्स हैं कि मेटास्टेबल एक्साइटेड स्टेट के लिए हम यूज़ करते हैं वर्ड MNO, ग्राउंड स्टेट के लिए जी, मेटा स्टेट के लिए एम, ये हम वर्ड यूज़ कर रहे होते हैं। तो फर्स्ट मेटास्टेबल स्टेट की अगर हम बात करते हैं तो उसके लिए एम यूज़ होता है बाय द लेटर एम, इसको हम लेटर एम से प्रेजेंट करते हैं। एंड इफ स्पेसिफिक आइसोटोप्स हैव मल्टीपल मेटास्टेबल स्टेट्स देन दिस आइसोमेरिज्म आर डिजाइंड बाय M1 M2 एंड M3, तो उसके लिए हम 3-4 किस्म के स्टेट्स यूज़ करते हैं, M1 M2 एंड M3 एंड M4। तो अगर मुख्तलिफ़ किस्म के आइसोटोप्स अवेलेबल हैं तो इनकी जब हमने इनको डिफ़ाइन करना है, इनको पढ़ना है, तो उसका तरीकाकार ये है कि अगर तो ग्राउंड स्टेट के ऊपर है तो उसके लिए हम वर्ड चुके जी यूज़ करते हैं। इसके अलावा मेटास्टेबल स्टेट के ऊपर है तो उसके लिए हमने वर्ड एम यूज़ किया। तो अब देखिए अगर हम कोबाल्ट की बात करें तो कोबाल्ट का एटॉमिक मास कितना है 58, उसके साथ एम को हमने मल्टीपल बना लिया। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं हैफनियम की तो उसका एटॉमिक मास कितना 172 M2, तो इसको भी हम इसके साथ प्रेजेंट कर देते हैं 178 M के साथ। तो बेसिकली मेटास्टेबल स्टेट स्टैंड्स फॉर M, तो M के लिए इसको यूज़ कर लिया था। इसके बाद बात करते हैं मेटास्टेबल स्टेट एग्जांपल्स की, तो उसके लिए हमारे पास जो सबसे मेजर एग्जांपल है वो Pa234M है। अब M भी M इज़ आल्सो फॉर एन मेटास्टेबल स्टेट। अब हम बात करते हैं कि ये डिके प्रोसेस किन में होता है, तो ये डिके हो जाता है Pa234 के अंदर। अब यहाँ पे देखिए किसी किस्म का भी आपको डिफरेंस नज़र नहीं आएगा, जस्ट एक डिफरेंस नज़र आएगा वो नाम में कि एम यहाँ पे जब वो एक्साइटेड स्टेट में वहाँ पे एम लिखा हुआ है, लेकिन जब वो ग्राउंड स्टेट के वक्त हाफ लाइफ के बाद वो कन्वर्ट हो जाता है, यानी कि उसकी जो ट्रांजिशंस हैं वो ख़त्म हो जाती हैं, तो वो दोबारा अपनी नॉर्मल कंडीशन में आ जाता है। यहाँ पर ना तो एटॉमिक मास में कोई डिफरेंस आएगा और ना ही एटॉमिक नंबर में डिफरेंस आएगा, जस्ट इसकी कन्फिग्रेशन अपने आप को अरेंज करेंगी। तो इसकी जो लॉन्गेस्ट लाइव्ड मेटास्टेबल स्टेट हैं वो कितनी है 180 M TA के लिए टेटन देते हैं, और इसकी हाफ लाइफ ऑलमोस्ट है 10⁻15 ईयर्स तक। एंड दिस न्यूक्लियर आइसोमर इज इसेंशियली स्टेबल बिकॉज द मेटास्टेबल स्टेट इज़ सो लॉन्ग। तो मेटास्टेबल स्टेट अगर ज़्यादा हो तो उसके लिए फिर क्या होगा कि न्यूक्लियर एसेंशियली स्टेबल बिकॉज द मेटास्टेबल स्टेट इज़ सो लॉन्ग। तो ऐसे कंपाउंड जिनकी हाफ लाइफ बहुत ज़्यादा होती है तो ये बहुत ही ज़्यादा स्टेबिलिटी की तरफ मूव करते जाते हैं। तो हमने अब बात करनी है कि ये मेड बनाए कैसे जाते हैं। ये नेचुरली भी होते हैं और इसके अलावा ये होंगे खुद आर्टिफिशियली भी इनको बनाया जा सकता है। तो मेटास्टेबल न्यूक्लियर आइसोमर्स अकर वायर न्यूक्लियर रिएक्शंस, न्यूक्लियर रिएक्शन से भी इनको बनाया जा सकता है। इसके अलावा इनको हमने न्यूक्लियर फ्यूजन का प्रोसेस यूज़ करके भी बना सकते हैं। तो इनका मुख्तलिफ़ किस्म के इस्तेमाल है। फॉर एग्जांपल अगर गैमा रेज है तो गैमा रेज का बहुत ज़्यादा यूज़ है, और इसके अलावा मेडिकल प्रोसीजर में इसका यूज़ किया जाता है। इसके अलावा न्यूक्लियर बैटरीज़ में इसको यूज़ किया जाता है, और इसके अलावा गैमा रेज लेज़र में भी इनको यूज़ किया जाता है। तो ये है हमारा टॉपिक आइसोमरिज्म का, और ये टॉपिक डिके वाले प्रोसेस में सबसे आखिरी टॉपिक है। इसके बाद हमने स्टार्ट करने एक्सेलरेटर्स वगैरह, ये एक्सेलरेटर हैं, इसके अलावा डिटेक्टर्स वगैरह का चैप्टर स्टार्ट करते हैं। सो विश यू ऑल द बेस्ट, अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।